हाँ भाई, हाँ भाई। गुड इवनिंग दोस्तों। देखो उस मेरे, जल्दी बैठो अपनी जगह पे, आवाज बंद करो भैया ना। कल की क्लास में मैंने पहले ही बता दिया था एक नया पार्ट स्टार्ट होगा, और फिजिक्स वाला पार्ट है, एक ही टॉपिक है लेकिन बड़ा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश या इसी को बोलते हैं लाइट। कुछ नहीं छोड़ना आपको, पेज किसी में नहीं छोड़ना है ना, डायरेक्ट चालू, टॉपिक चालू करो। वो मैं अपने आप नोट्स ही दूंगा, उसका मैं अपने आप समझा दूंगा, इसके पेज नहीं छोड़ने आपको। प्रकाश लाइट। प्रकाश या लाइट, ध्यान रखना इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। टाइम टेबल नहीं था? हाँ चलो भाई, आवाज बंद करो। और इस पार्ट को पढ़ाने से पहले, अब मैं और आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताता हूं, है ना। मैंने पहले ही कहा कम से कम 8 से 10 घंटे का टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश। लेकिन दोस्त मेरे, ऐसी कोई कंपटीशन लाइन की एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जितनी भी एग्जाम कंपटीशन लाइन में लगती है, हर एग्जाम में टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। और आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर चैप्टर मौजूद है, और हाल ही के एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। लेकिन अंतर है दोस्त मेरे, पहले लोग लगभग काम चलाने लायक पढ़ के जाते थे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आजकल के एग्जामों में, अभी वन रक्षक के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आया था यहां से। और वन रक्षक से मतलब नहीं कि वन रक्षक में आए या इसलिए न्यूमेरिकल बता रहा हूं, नहीं भाई साहब, पहले भी मैंने आराम से बताया कि खूब क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी न्यूमेरिकल खूब पूछे गए हैं, इसलिए डिटेल से इस बात को समझाता हूं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उससे पढ़ने से पहले एक शब्द और सुन लो। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है ना, बायोलॉजी एक अलग पार्ट है ना। बायोलॉजी में क्या होता है दोस्त मेरे, आप चीजों को समझ सकते हो, समझने के बाद आपको याद भी खूब करना पड़ेगा। लेकिन अब सुन लो भाई साहब, यहां आप लिख के भी चले जाओ, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम में क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे क्या? नहीं। इसलिए हर लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, और मैं आपको बहुत कुछ बातें इस बैच के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो। अगर इस प्रकाश की बात करूं, सबसे पहले आपके तो टॉपिक लिख रखा है, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले मैं प्रकाश के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इनमें कौन सा प्रकाश के संबंध में सही है या क्या है गलत, तो मेरी बात को गौर करके सुनो। चलो, अगर प्रकाश की बात करूं, कभी किसी ने सुना हो प्रकाश के बारे में, तो मैं आपको बात करूं तो प्रकाश क्या है, तो बिल्कुल याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? अरे है कि नहीं है? आपको पता है कि नॉर्मली हमसे, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पिछली क्लास के अंदर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सूर्य। और सूर्य से वो प्रकाश प्राप्त होता है क्या? और वो प्रकाश किसके रूप में होता है? ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? तो कभी भी पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। दूसरी बात फिर सुनना, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, सुनना और समझना, कि किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण कौन सा प्रकाश होता है, तो हमेशा याद रखना वो प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश। अरे कौन सा? और दृश्य प्रकाश का मतलब होता है, इसको बोलते हैं विजुअल लाइट। कौन सी लाइट? विजुअल। मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनो, क्या मतलब होता है। यहां एक क्वेश्चन बनता है, देखो पढ़ा तुमने बहुत होगा फिजिक्स कभी भी पहले भी, या कंपटीशन लाइन में फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत नाम के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं इस टॉपिक को भी एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इस टॉपिक से संबंधित कैसा टफ से टफ क्वेश्चन भी आए, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। इसलिए एक बार में समझ के और ढंग से पढ़ लेना इस टॉपिक में, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। मैंने क्या बोला, आप सबको यह तो पता होगा कि प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने का काम करता है। अरे करता है क्या? लेकिन कोई वस्तु जिस प्रकाश में दिखाई देती है उस प्रकाश को क्या बोलते हैं?
आप पूछोगे दृश्य प्रकाश क्या होता है? दृश्य प्रकाश का मतलब होता है वो प्रकाश होता है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? जैसे सूर्य का प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। कैसा होता है? दृश्य, क्योंकि वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अरे सुना है क्या? इसी टॉपिक में आगे बताऊंगा अभी इसका को, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, मेरी बात को गौर करके सुनो। बहुत बार एग्जाम में ये पूछेगा कि ये जो दृश्य प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। अरे क्या पूछेगा? तरंग दैर्घ्य। पहले मेरी बात को गौर करके सुनो। इस तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लैम्डा से। किससे लिखते हैं? सबसे पहले तो आप ये पूछोगे, मेरी बात को अच्छी तरह सुनो मेरी बात। आपसे ये कहा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझसे पूछोगे एक बात कि सर ये वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है। तरंग दैर्घ्य का, और इस टॉपिक में बार बार ये शब्द आएगा वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी से। किससे होता है? कहने का मतलब ये भी दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को। जैसे तरंग दैर्घ्य क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो इधर सुनो, ये जो वेवलेंथ है, ये बात को समझना, ये जो प्रकाश चलता है वो इस तरीके से चलता है भाई साहब। समझ में आ रहा है? प्रकाश कैसे चलता है? इस तरीके। कहने का मतलब एक बार इसका मान अधिकतम होता है, इसको बोलते हैं स्रंग। क्या बोलते हैं? इसको फिर क्या बोलते हैं? गर्त। नीचे न्यूनतम मान को फिर क्या आएगा? और फिर क्या आएगा? गर्त। ठीक है, फिजिक्स में भी पहले ही बता देता हूं, मैं सब याद करा दूंगा। समझ में आ रहा है? बस चू चा मत करना, ठीक है? पहले ही पढ़ने से पहले कुछ भारी भरकम शब्द आएंगे यूज, सर ये सब अपने आप में आपको लास्ट एंड फाइनल फिजिक्स में भी सब बता दूंगा, उंगलियों में याद करके जाना, ऐसे पूछेगा इस तरीके से। अरे अभी तो तुम एग्जाम दोगे ना तब पता चलेगा क्या पढ़ के जा रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां भी ये बोल रहा हूं आपसे कि यहां थोड़ा सा ये मत करना है ना कि क्या शब्द समझाना चाह रहा हूं उस समय एक बार समझने की कोशिश करना। तुम्हारे क्या होता है डायरेक्ट तुम्हारे तैयार रटने वाली लाइन बता दो, उससे काम नहीं चलेगा एग्जाम। और फिजिक्स में तो स्पेशली नहीं चलेगा, आपको हर चीज सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन दे पाओगे आप। ठीक है, अब मेरी बात को गौर सुनो। वेवलेंथ का मतलब होता है दूरी से। किससे होता है? और प्रकाश ऐसे चलता है, पहले क्या? जब प्रकाश का अधिकतम मान होता है तो, और न्यूनतम मान होता है गर्त, फिर आगे और एक, ऐसे चलता रहेगा। क्या ऐसे प्रकाश ही नहीं चलता, ऐसे विद्युत भी चलती है। अरे सुना है क्या? करंट भी ऐसे ही चलता है, एक बार अधिकतम आता है, फिर जीरो आता है, फिर न्यूनतम आता है, फिर जीरो आता है, फिर अधिकतम आता है। इसलिए करंट के बारे में एक बात सुना है कि तुमने? करंट झटका देता है, या कभी कभी कहते हैं करंट छोड़ देता है। देता है क्या? और छोड़ने का मतलब समझ लो, छोड़ने का मतलब होता है कि एक बार स्थिति में क्या आता है? जीरो आता है, लेकिन बहुत कम समय के बारे में जिसकी तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतने समय के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी करंट का हाथ लगा दो क्या छोड़ेगा। अरे सही बात है क्या? ऐसा कोई जरूरी है क्या? लेकिन जब कोई व्यक्ति करंट के संपर्क में आता है, चिपक जाता है, कभी कभी वो जीरो वाली स्थिति में उससे क्या होता है? छूट भी जाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है तुम करंट छोड़ेगा। अरे समझ में आ रही बात? चलो एक बात सुनो, तो ऐसे प्रकाश चलता है। ऐसे क्या चलता है? प्रकाश। अब तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी से। किससे होता है? ये दो क्रमागत सुरंग दिख रहे हैं क्या? और ये दो क्रमागत क्या दिख रहे हैं? गर्त। तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। अरे क्या बोलते हैं? ये यहां से यहां तक की दूरी होती है ना, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, और इसी को लिखते हैं लैम्डा से। अरे किसे? ये नाम नहीं जानते हो तो इसको बोलते हैं लैम्डा। अब चूचा मत करना कोई का लैम्डा क्या है, समझ आ रहा है? जैसे किसी चीज को हमने ए लिखा है, ऐसे ए बोलते हैं कि इसको, ऐसे ये सिंबल बनाया गया, इसका उल्टा बाई, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? अब सुनो, ये समझने के लिए था, है ना? अभी तुमको इतना ज्यादा भारी भरकम दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं जितना कहूंगा उतना याद करोगे आप, है ना? कभी मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि तुम बार बार फिर मुझसे पूछते सर तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, तो अब तरंग दैर्घ्य का कुछ याद नहीं रहे तुम तो इतना याद रखना, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी से। किससे होता है? और इसकी विजुअल लाइट या दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसकी लगभग होती है, आप बोलोगे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 से कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम। देखो ये लिखा ऊपर, क्या लिख रहा है? 8 डिग्री है। अभी बोलो क्या लिख रहा है? और इस 8 डिग्री को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। अरे क्या बोलते हैं? ये भी दूरी का एक मात्रक है। किसका मात्रक है? जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं क्या, किलोमीटर में मापते हैं क्या, ऐसे दूरी को एंगस्ट्रॉम में मांगते हैं, और इसका संबंध होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। अरे होता है क्या?
जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अरे होते हैं क्या? तो आप कहोगे सर एंगस्ट्रॉम का मीटर से क्या संबंध है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, अभी तुम 2 बातें याद करके जाओ मेरे कहने से, क्योंकि अभी सीईटी के बारे में सोचना चालू कर दो, है ना आपको, क्योंकि तुमको याद भी रखना है। मैं क्या बोल रहा हूं? पहली बात कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण। कभी भी आपसे पूछा जाए, ध्यान रख लेना कि 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 से कितनी? 8000। ठीक है, लेकिन मेरी बात को सुनो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मेरी बात को गौर करके सुनो। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? प्रकाश की। किसकी बात करूं? प्रकाश। तो इसके बारे में और बात सुनो। अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो हमेशा याद रखना इसकी प्रकृति होती है द्वैत। क्या? इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर का होता है। कैसे नेचर का? ड्यूअल का मतलब होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है। किसके रूप में? तरंग। और मैं ये कहूंगा प्रकाश कण के रूप में भी होता है। किसके रूप में? मेरी बात को गौर करके सुनो। अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसा हो, देखो आपसे पूछेगा प्रकाश की प्रकृति होती है, तो आप क्या बोलोगे? द्वैत। या आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा प्रकाश होता है तरंग के रूप में, कण के रूप में, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलोगे? मतलब प्रकाश तरंग के रूप में, वेव के रूप में भी होता है। वेव का मतलब क्या है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है क्या? वो तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में? या जितनी भी घटनाएं मैं इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, जो भी घटना आएंगी सब ये बताती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में? तरंग। कहने का मतलब ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आता है। ऊर्जा के किसके आता है? पैकेट। लेकिन एक क्या होता है? कण होता है। क्या होता है? कण। कण के रूप में एक्चुअल में आपकी 10th क्लास की बुक में अंदर ये बातें नहीं समझाई गई हैं, लेकिन मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कण के रूप में कैसे होता है प्रकाश। एक घटना आती है 11th क्लास के अंदर, उसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होने को एक रमन प्रभाव भी आता है और होने को एक कॉम्पटन प्रभाव भी आता है। क्या आता है? कॉम्पटन। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं एक बात। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक बात कही गई थी, एक प्रभाव था कि जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरता है, धातु की किस पर? ये लो प्रकाश आ गया, कोई प्रकाश इस धातु की प्लेट पे टकराया, तो इस टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इससे। अरे क्या उत्सर्जित होते हैं? इससे क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट के मन में एक बात आई कि जब प्रकाश इस प्लेट पर टकराया होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने इससे टक्कर दी होगी। अरे बोलो। जब इलेक्ट्रॉन, भाई कोई चीज रखी है और यहां से यहां गई है दूसरी जगह, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने टक्कर मारी होगी। अरे स्वतः चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो बस ये बता रहा था कि ये घटना ये बता रही थी कि प्रकाश कण के रूप में होगा। अरे किसके रूप में? तो बिल्कुल याद रखना, इस बात को अच्छी तरह सुन लो और समझ लो। तो मैंने तो आपको ये बोला था, अभी इन बातों को रहने दो। आप तो केवल एक बात याद रखो कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। कहने का मतलब प्रकाश किसके रूप में होता है? तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। चलो एक और बात सुनो। अगर इस प्रकाश की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रकाश। चलो एक बात को सुनना। सर ये कौन सी क्लास है? आप भाई साहब कैसे गलती, नहीं किसी को कंफ्यूज हो चुका है, मेरी बात को सुनो। आप एक ही चीज को दिमाग, सर ये एलडीसी का B2 बैच है भाई, आप गलती से पता नहीं कैसे उसमें हाँ, तो ये भाई साहब ये एलडीसी का बैच नहीं है, सीईटी का बैच है। अब आप कैसे जुड़ गए थे? किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम से आप जुड़े हो या आपको जोड़ा गया है, लेकिन ये बैच सीईटी का बैच है ना आपके। हाँ वो सही बात है, आपके बैच में मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था B2 एलडीसी में, तो ये अभी सीईटी का बैच है। ठीक है, चलो अब उस बात को बार बार ना करके अब मैंने स्पष्ट कर दिया आपकी बात। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्निकल वाले बेचारे आंसर नहीं दे सकते तुम्हारे किड्स का बात का। चलो, तो मैंने ये कहा, इधर काम की बात पे आइए आप। अगर मैं प्रकाश के बारे में बात करूं तो अगली बात को फिर गौर करके सुनो। बहुत बार, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि कभी भी पूछे कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग। अरे प्रकाश का क्या? अगर आपसे कभी भी कहे कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग या मैक्सिमम वेलोसिटी प्रकाश की किसमें होती है, आप बोलोगे निर्वात। अरे किसमें? इसको बोलते हैं वैक्यूम। अरे क्या बोलते हैं? पहले तो पहला शब्द ये निर्वात क्या होता है? अरे सही बात है क्या? सुनो मेरी बात, निर्वात का मतलब क्या होता है? पहले एक एक लाइन को समझो और जब ही आंसर दे पाओगे हर चीज का। निर्वात का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? ये कमरा आपको दिख रहा है क्या? या आप भी ऑनलाइन वाले भी जिस कमरे में बैठे हो, अरे है ना, मैं बोलूं कोई गया ऑनलाइन में, हमको तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप भी जिस कमरे में बैठे हो उसकी बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं कमरे की बात करूं, जिस कमरे में आप बैठे हो उसके बीच में, जैसे अभी मैं देख, ये खाली स्थान है क्या? अगर मैं बात करूं इसके बीच में कोई माध्यम है क्या?
अरे बोलो है। पहले तो मेरी बात को गौर करके सुनो, माध्यम क्या होते हैं? माध्यम तीन होते हैं। कितने होते हैं? मीडियम तीन होते हैं हमेशा, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या क्या होगा? गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अरे होते हैं क्या? इस समय बीच में गैस है क्या? मतलब वायु है। अरे क्या है? अगर इस कमरे में से वायु को बाहर निकाल दिया जाए, वायु को क्या निकाल दिया जाए, और बीच में जो खाली स्थान बचेगा उसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? या मैं सिंपल सी परिभाषा बता देता हूं, निर्वात वो स्थान होता है जहां पार्टिकल नहीं होते। क्या नहीं होते? जहां कण नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? कण। तो प्रकाश को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है क्या? इसलिए हमने कहा प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, वह पढ़ाता तो मैं बहुत और स्पष्ट रूप से बताता भी, लेकिन यहां सिंपल सा समझना कि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मतलब निर्वात में ध्वनि चल सकती है क्या? चलने का मतलब है कि अगर ये निर्वात होता या कण नहीं होते तो मैं बोलता और आपको ध्वनि सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि कानों तक कणों के कंपन द्वारा पहुंचती है। कणों के किसके द्वारा? जैसे देखो मैंने बोलना चालू किया तो ये वायु के कण थे क्या? अरे वायु के कण है क्या बीच में? और जैसे ही मैंने बोला तो ये पहली रो के कण है, वो इस तरीके से कंपन करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे? और ये कंपन करेंगे तो दूसरे से टकराएंगे, दूसरा करेगा कंपन, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से कंपन द्वारा मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है। लेकिन जब कण ही नहीं होंगे तो कंपन होगा क्या? वाइब्रेशन होगा क्या? और जब कंपन नहीं होगा तो इसका मतलब ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। इसलिए कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। 100% याद रखना, मान डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि फिक्स मान है। कैसा मान है? और फिक्स मान तो आपको याद रखना ही पड़ेगा और आगे काम भी आएगा। मेरी बात को सुनो, तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? किसमें? निर्वात। इधर आ जाओ। अगर मैं इससे आपसे बात करूं स्पष्ट रूप से, फिर मेरी बात को सुनना। टॉपिक का नाम क्या था? एक प्रकार की क्या है? किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण। 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000। कहीं 3800 से 78 लिखी हो तो भी कोई कंफ्यूज होना नहीं, लगभग में होती है। इसके नीचे लिखो। अगर पूछे प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कहने का मतलब प्रकाश किसके रूप में? तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब मेरी बात को फिर गौर करके सुनो। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन तो ये पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि प्रकाश के वेग का इनमें से घटता हुआ क्रम कौन सा या बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? घटता या क्या पूछेगा? बढ़ता। मैं घटता हुआ क्रम बताता हूं एक बार आपको। अभी मैंने बताया कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? उससे कम होगा गैस में। अरे किसमें? उससे कम किसमें होगा? द्रव में। अरे किसमें? द्रव। और द्रव से कम किसमें होगा? ठोस। रखोगे क्या? बात समझ में आ गई क्या? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इस तरीके से याद रखना कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें? निर्वात। उससे कम गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। बात समझ में आ गई? चलो एक और बात को गौर करके सुनो। एक बात और सुनो। एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने ये कहा था कि प्रकाश एक का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है? इसलिए प्रकाश के बारे में एक बात और याद रख लेना कि प्रकाश जो एक तरंग होती है ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अरे कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कहने का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होती है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? वेव। कहने का मतलब क्या होता है? 2 तरह की तरंगें होती हैं, समझ लेना। कितने तरह की? एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक होती है यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? एक अलग से टॉपिक आता है तरंग। समझ में आ रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बार बहुत एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन आते हैं तरंग में से। ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉपी होता है। लेकिन मुझे आपको तरंग टॉपिक है ही नहीं, मुझे एक बात समझा नहीं है, वो समझा देता हूं आपको। 2 तरह की तरंगे होती है, एक विद्युत चुंबकीय और एक ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। किसकी? माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं यांत्रिक। क्या बोलते हैं? और ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, वो तरंगे कैसी होती हैं? और मैंने अभी बोला था प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें? माध्यम की आवश्यकता है क्या? इसलिए मैंने कहा प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग।
एग्जाम में पूछेगा प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय यांत्रिक उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबक। अरे कैसा, बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन एक और सुनो, विद्युत चुंबकीय तो होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को मिला के पूछेगा उसके साथ साथ कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ। अरे क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस। सुन लो भाई साहब, क्या मतलब होता है? दो तरह की तरंगे होती हैं, यहां भी सुन लेना, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। एक अनुप्रस्थ होती है और एक क्या? क्या मतलब होता है? अनुप्रस्थ का मतलब तो होता है, अभी मैंने बताया था प्रकाश ऐसे चलता है क्या, और ऐसे तरंगे जो चलती हैं उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। तरंग इधर गति, तरंग जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है क्या, और गति किधर हो रही है? सामने हो रही है। जब तरंग और कण दोनों की गति एक दूसरे के लंबवत हो, अरे क्या हो? ऊपर जा रही है तरंग और गति कहां हो रही है? सामने। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत है कि नहीं है? तो ऐसी गति को बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? और जब तरंग भी इधर जा रही हो और कण भी इधर गति कर रहे हो, दोनों की दिशा क्या हो? समान। जैसे मैंने ध्वनि में बताया था भी, कण ऐसे कंपन करते हैं क्या, और गति भी कहां हो रही है? सामने। और जब दोनों की दिशा एक होती है तो उन तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। मतलब ध्वनि कैसी तरंग है? वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमसे तो क्या पूछेगा? प्रकाश। तो कोई पूछे प्रकाश कैसी तरंग है तो क्या बोलोगे? अनुप्रस्थ। अरे क्या उन, एक बात को फिर गौर करके सुनो, इस बात को तुमसे कोई भी पूछे एग्जाम के अंदर कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ऑप्शन देगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय अनुदैर्घ्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, यांत्रिक अनुदैर्घ्य। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय भी है और अनुप्रस्थ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर हमें भाई एलडीसी वालों को कोई जरूरत नहीं है, जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, इस क्लास को लेने की। पहले भी मैं बोल चुका हूं, जो पढ़ा दिया उसी को पढ़ते रहो। टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में एक नॉर्मल जानकारी दी है, टॉपिक तो अब स्टार्ट करूंगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले एक क्वेश्चन ही बताया, सिंगल लाइनर बहुत बार आते हैं और हजारों बार ही नाइन में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार टॉपिक ही चालू कर देते हैं हम, और जो शब्द है उसके बारे में ही नहीं सुनते। पहली बात, सीधे बैठो एक बार ढंग से। टॉपिक का नाम क्या है? एक प्रकार की। मैंने कहा किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण। अगर कोई पूछे 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रो। अगर कभी भी कहे प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कहने का मतलब तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। अगर पूछे प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का सर्वाधिक वेग उससे कम, उससे कम, उससे कम। और कोई पूछे प्रकाश कैसी तरंग है, और साथ में अनुप्रस्थ। मैंने शब्दों का मतलब समझाया था, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप सिंपल सी बातें इस तरीके से याद रख सकते हो। समझ में आ रही है क्या? फिर मैं एक एक घटना के बारे में बताता हूं। पहले लिखो नीचे पॉइंट, हेडिंग डालो प्रकाश, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। हेडिंग सबने डाल रखी है ना, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। भाई ऑनलाइन वाले भी सुन लो भाई साहब अच्छी तरीके से, पहली लाइन स्टार्ट करवा रहा हूं इस टॉपिक की और लिखना चालू कर दो यहां से। फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण, 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 किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं विजुअल लाइट, किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण दृश्य प्रकाश होता है। किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण दृश्य प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश। ठीक है, इसके नीचे नोट डालो और नोट डाल के लाइन को लिखो, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य डैश ला के लिखो कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम।
4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। चार 4000 से कितनी होती है? 8000। उतार लिए सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो। प्रकाश, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत का मतलब होता है ड्यूअल नेचर। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। इंग्लिश में लिख सकते हो ड्यूअल नेचर। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। अर्थात, लाइन को आगे बढ़ाओ, अर्थात प्रकाश, अर्थात प्रकाश, अर्थात प्रकाश तरंग व कण, अर्थात प्रकाश तरंग व कण दोनों के रूप में पाया जाता है। अर्थात प्रकाश तरंग व कण दोनों के रूप में पाया जाता है। अर्थात प्रकाश तरंग व कण दोनों के रूप में पाया जाता है। तरंग व कण दोनों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके नीचे। नेक्स्ट लिखना, प्रकाश का सर्वाधिक वेग, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात। अंडरलाइन करो, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात। रेलवे, एसएससी हजारों बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात। जिसका मान, इसी लाइन को आगे बढ़ाओ, जिसका मान, जिसका मान 3 × 10⁸, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कंप्लीट है भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो नीचे इसके, प्रकाश के वेग का घटता क्रम। इसके नीचे लिखो एक पॉइंट, प्रकाश के वेग का घटता क्रम। प्रकाश के वेग का घटता क्रम। प्रकाश के वेग का घटता क्रम। डिक्रीजिंग सीरीज है, एक तरह से सीक्वेंस रहेगा उसका। डैश लगा के नीचे लिख लो जैसे मैंने उतारा है सेम। निर्वात, उससे कम गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। निर्वात, उससे कम गैस, उससे कम द्रव और उससे कम ठोस। निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। हाँ भाई साहब, कंप्लीट है क्या? इसके नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश एक, प्रकाश एक, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब विद्युत तरंग भी और चुंबक तरंग दोनों का गुण है इसमें। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय व अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों बातें लिखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय व अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय व अनुप्रस्थ तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ट्रांसवर्स वेव भी है। कंप्लीट है भाई साहब? बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो सिंपल सी बात को समझाइए मैंने आपको। तुम तो सीधे बैठ के एक बात सुन लो, आप तो तुम तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट याद रखो। फिजिक्स के अंदर भी प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? कभी भी आपसे पूछा जाए, मेरी बात को गौर करके सुनो, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। कहने का मतलब तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। मैंने कहा प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें? निर्वात। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी और साथ साथ में किस तरंग है? अनुप्रस्थ। चलो अब दोस्त मेरे, आपके टॉपिक के हिसाब से पहले एक एक टॉपिक के बारे में बात करता हूं इस टॉपिक में। और सबसे पहले आता है टॉपिक, वो आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या? हेडिंग डाल दो सभी लोग,
प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, कहने का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है क्या नहीं होता, सुनो भाई सब। इधर सुन लो भाई साहब, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सबके बारे में बात करता हूं पहले आपसे। टॉपिक का नाम क्या है? कहने का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? क्या मतलब होता है परावर्तन का? सुनो भाई साहब इसके बारे में। ये मान लो ये कोई सरफेस है। अरे कोई क्या है? सरफेस का मतलब है ये मैंने कोई दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? अगर मैं दर्पण लूंगा तो दर्पण के एक साइड पॉलिश होगी कि नहीं होगी? ये मैंने पॉलिश कर दी भाई। अरे क्या कर दी? पॉलिश। दर्पण लेने का भी कारण था क्योंकि दर्पण की जो सतह होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। अरे क्या होती है? और वास्तविकता में परावर्तन का अध्ययन करने के लिए सतह का चिकना होना जरूरी है। आप कहोगे सर खुरदरा ले लेंगे तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे क्या होगा? होगा। लेकिन क्या दिक्कत आएगी या कौन सी कारण क्या होगा उनका मैं बताऊंगा आपको कि खुरदरा लेने पर क्या होगा। परावर्तन तो होगा लेकिन कौन सी घटना नहीं होगी मैं बताऊंगा आपको। पहले मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुनना, क्या मतलब है। मैंने कहा ये मैंने एक दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? और इसके एक साइड में क्या कर दी? पॉलिश। चलो एक बात सुनना, ये कोई प्रकाश की किरण यहां पर आई और इससे टकराई। अरे टकरा गई क्या? और टकराने के बाद ये निकल गई इस तरीके से और ये बीच में हो गया, इसके बीच में, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। मेरी बात को गौर करके सुनना आप। ये किरण आ रही है क्या? जो टकराने के लिए किरण आ रही है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? कहने का मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकता हूं इंसिडेंट रेज। अरे बोल सकता हूं क्या? ये इंसिडेंट रेज है। और जो टकराने के बाद निकल रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। अरे कौन सी रेज बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। सिंपल सी बात है, जो किरण टकराने के लिए आ रही है वो कौन सी है? आपते। जो टकरा के निकल रही है उसको पराव, और ये बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अच्छी तरह सुन लेना, अभिलंब का मतलब होता है जो तल से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। कभी भी किसी चीज पर लंब डालते हो तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। अब मैं आपको समझाता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। पहले तो परावर्तन होता क्या है? प्रकाश की किरण का आना, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? अरे क्या? अरे ऐसा ही हो रहा है क्या? ये किरण आ रही है क्या? इससे टकरा रही है क्या? और टकराकर वापस इसी माध्यम में क्या होगी? लौट। मतलब जिधर से आई उधर ही क्या चलेगी? वापस। इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? रटना बटना नहीं है अब आपको। फिजिक्स में और आप किस में हो? फिजिक्स। तुम गलती है ऐसा नहीं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परा। ऐसे करना है क्या? रटना बटना नहीं, आपका सिंपल सा मतलब है परावर्तन होता क्या है वो समझ में आना चाहिए। परावर्तन ये कहता है कि किरण का आना, टकराकर वापस, इसका रीजन था, इसका सतह पर क्या सरफेस हो रही थी? क्या? अरे पॉलिश हो रही है क्या? इसके कारण ऐसा हो रहा है। चलो एक और बात सुनो अच्छी तरीके से। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी तरह सुनना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एलडीसी वाले मर्ज किए हैं क्या इसमें? है? हाँ चलो, तो एलडीसी वालों का भी स्वागत है। तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है, दोबारा साइंस पढ़ने की बात आपको दोबारा मिलती है ना। लेकिन मैं आपसे लोगों से फिर भी कहूंगा, एलडीसी वालों से, कि जिनको मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, कृपया करके जिन लोगों को मैंने सबको एलडीसी में खूब अच्छी तरह बहुत खूब पढ़ाया, जो तुम सबको भी पता है ना, और वो तुम लिखते हो उससे खूब पता भी चलता है कि अभी की बात करूँ है ना। सीटी वालों को तो थोड़ी सी अभी समझ कम है, अभी समय के साथ आएगी तब मैं बताऊंगा अभी, है ना। अरे अभी तुम पागल हो, तुम तो मेरे चक्कर में आए ही नहीं हो। हाँ, मैं तुमको तो अभी वो महसूस हुआ ही नहीं है। तुम तो उनमें से हो कि मैं पहले भी कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूं। तुमको सिंपल सी बात, मेरा सिंपल सी है कि मैं मिल जाऊं ना कहीं रोड पे, रोक तो दुनिया देती, लेट के देनी पड़ेगी। अरे दोगे भाई साहब, और देनी पड़ेगी। मैं तो फिक्स बोल रहा हूं,
मैं तो ऐसे थोड़ी, हाँ मेरा तो तरीका यही है पढ़ाने का कि तुम्हारे अंदर तक तुम्हारा मन ये बोल देगा लास्ट एंड फाइनल जाके कि साइंस कितनी बार पढ़ी है, लेकिन इसके बाद कभी दोबारा, क्योंकि इसका पता तुमको आज नहीं चलेगा। कुछ लोग जब आप दोबारा पढ़ोगे, आगे चलोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि तुम कैसे पढ़ के गए थे, क्या पढ़ के गए थे, वो अब चिंता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी इस तरीके से इज्जत करना, गलत बात। मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे अंदर इतना बता दूंगा ना, लेकिन वो समय के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। अभी आप पढ़ते रहिए, अभी आप इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम। एलडीसी वालों के लिए मैं स्पेशली ये कह रहा हूं कि अपना समय बर्बाद ना करें कृपया करके। जिन लोगों को मैं एक बार साइंस पढ़ा चुका हूं, हाँ किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगे, ठीक है, कि किसी टॉपिक में आपको जो दिक्कत हो रही हो या कोई टॉपिक आपने, उसको टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें। वैसे अगर मैं बात करूं बहुत अच्छी तरीके से, अभी आपको जो पढ़ चुका है, क्योंकि समय कम है, आपको भी सीटी देनी, तो उसी पे फोकस रख लेना। चलो अब आ जाओ अपने काम की बात पे। मैंने कहा प्रकाश का क्या है, परावर्तन, तो बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम की बात। एग्जाम में क्या पूछेगा क्वेश्चन, वो सबसे पहला पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। अरे क्या आता है, नियम। नियम क्या कहते हैं वो सुन लो अच्छी तरीके से। नियम क्या कहते हैं, एक बात को अच्छी तरह सुनना। जो नियम, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, पहला नियम ये कहता है, ये किरण कौन सी है, ये कौन सी है, और ये क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, तल का मतलब है ये सरफेस। अरे है क्या, नहीं है, ये तल कितना है, एक। क्या अलग अलग तल है क्या, तल का मतलब ये दो तल हो गए क्या, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसा इनमें होता है क्या, नहीं। सेवक किसमें सतह पे होते हैं, एक। ये दिमाग में रखना। तो पहला नियम क्या कह रहा है, कौन सी किरण है, ये क्या है, और ये क्या है, तीनों एक ही तल में है क्या। चलो एक बात सुनो, ये पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। अरे क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर। बहुत अच्छी तरह सुनना, समझना इस बात को। कोण आई बराबर कोण, कहने का मतलब दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई कोण आर के बराबर क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब सुनो, ये आपतित किरण है क्या, और इस ये क्या है, अभिलंब। इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है ना, इस कोण को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, ये अभिलंब है क्या, ये परावर्तित किरण है क्या, और इनके बीच कोण बनता है आर। क्या बनता है, ये बात कह रहा है कोण आई बराबर कोण आर। ये दूसरा क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा। सुन लो मेरी बात को, पहला क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब पूछने के तरीके कई रहेंगे, ठीक है, जो एग्जामों में आए हुए वो बता देता हूं। पहले का घिसा पिटा तरीका सब लोगों को पता है कि परावर्तन की घटना में इनमें से क्या होता है या क्या नहीं हो। कोण आई बड़ा कोण आर से, कोण आर बड़ा कोण आई से, कोण आई बराबर कोण आर के, तो क्या बोलोगे, कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ में आ गई क्या। चलो एक और बात सुनो। दूसरा इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक न्यूमेरिकल देगा। ये क्या देगा, आपसे ये कहेगा यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण, कौन सी किरण, 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। कितने डिग्री का, तो बताओ परावर्तन कोण ज्ञात करो, 50। कितना, कहने का मतलब यहां ये बात आ रही है कि अगर आपतन कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, ये पुरानी एग्जामों में खूब क्वेश्चन आया है। और इससे पहले की एलडीसी की, इस बार की एलडीसी नहीं, इससे पहले की एलडीसी लगी, जब एक क्वेश्चन आया था वो सुनो। और लोगों ने यही गलती की कि बहुत बार जल्दीबाजी में सुनते नहीं है। वो उसने ये कहा था एग्जाम के अंदर कि यदि प्रकाश की हाँ तो पीएसआई की देगा डायरेक्ट। यदि प्रकाश की आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण दर्पण के तल से, दर्पण के किससे, तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। परावर्तन कोण क्या करो, ज्ञात। अब यही दिक्कत आती है भाई साहब, है ना। आजकल तो क्या है, सब लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में आया था। ये बात मैं बहुत बार आपसे पहले भी बोलता हूं, सुनना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन सुनना। ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, और ये बीच में क्या है, एक बात बताओ, क्वेश्चन सुनो। यदि प्रकाश की आपतित किरण, ये आपतित किरण है क्या, दर्पण के तल से कितना बना रही है, अरे आपतन कोण नहीं दिया है, उसने कहा है ये किरण दर्पण के तल से कितने डिग्री का, 40। अरे बना रही है क्या, और पूछ कौन सा कोण रहा है,
परावर्तन कोण ज्ञात करो। अरे बोल रहा है क्या? ये कौन परावर्तन है, ये कौन कौन सा है? आपतन। हमको पता है कि आपतन कोण बराबर किसके होता है? अरे होता है क्या? अगर मुझे आपतन कोण पता चल जाए तो परावर्तन कोण बता देंगे क्या? तो ये कितने डिग्री है, तो ये कितना होगा? अरे ये अभिलंब है क्या? ये 40 और ये 50 है, तो ये भी कितना होगा? 50। बोलो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन बहुत बार एग्जाम में सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, जल्दीबाजी में आंसर देते हैं, फिर वहीं जाके क्या करते हैं? गलती। तो ये दिमाग में रख लो। तीसरा नियम और सुन लो आप, एक और नियम। ये तो दूसरा नियम था, कोण आई बराबर कोण आर। अब देखो फिजिक्स में यही है, आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे, चाहे 12th क्लास पढ़ लो, 10th क्लास की बुक में इतना दे रखा है, किसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको। बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रखे, उसने तो इतना लिख रखा है कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये कहती है इसके अंदर कि जो परावर्तित किरण है, कौन सी किरण है? परावर्तन की जो घटना है उसके अंदर ये जो परावर्तित किरण है, इसके अगर मुझसे पूछा जाए वेग के अंदर, अरे किसके अंदर? दूसरा तरंग दैर्घ्य के अंदर, किसके अंदर? तरंग दैर्घ्य। और तीसरा अगर मुझसे पूछा जाए आवृत्ति के अंदर, अरे किसके अंदर? आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। वेग जानते हो क्या? दूरी बटे, अरे बोलते हैं क्या? वैसे वेग दूरी बटे समय नहीं होता, विस्थापन बटे समय हो। स्पष्ट रूप से है ना। मेरी बात को सुनो, ये क्या है? अरे वेग का संबंध तरंग दैर्घ्य से भी होता है क्या? होता है। कैसे? एक नियम काम करता है, v बराबर n लैम्डा। ध्वनि के अंदर आता है, किसके अंदर? ध्वनि। मैंने पहले ही कहा केवल समझना है, याद मैं बताऊंगा कैसे याद करना है ना, घबराना नहीं अभी, क्योंकि फिजिक्स से कुछ चीजें मैं काम के बीच में बताता रहूंगा। v बराबर क्या है? n लैम्डा। मतलब ये नियम ये बता रहा है कि b समानुपाती हमेशा लैम्डा के होता है। वेग और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू होते हैं। क्या होते हैं? इसका मतलब देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बार बार फिजिक्स में काम आएगा है ना, बार बार सुनना भी पड़ेगा आपको। इधर सुनो, मैं एक बात समझाता हूं। मैंने ऐसे लिखा a बराबर b के है। a बराबर किसके है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a समानुपाती b के भी है। अरे लिख सकता हूं क्या? ये बात क्या कहेगा? ये बात ये बता रहा है कि अगर a बढ़ेगा तो b भी, और a घटेगा तो b भी, या बोल सकते हो b बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। एक दूसरे के समानुपाती है। क्या है? लेकिन इसी को ऐसे लिख देता, a एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/b। सिंबल सेम है कि नहीं है? 1/ क्या हो गया? b। तो जब ऐसा हो जाए तो ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता, एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये, और ये घटेगा तो ये। बार बार आता रहता है, ये बातें समझ में, फिजिक्स में आता ही रहता है इसको। अब मेरी बात को सुनो, ये एक दूसरे के समानुपाती है क्या? ये बढ़ेगा तो ये भी, ये घटेगा तो ये भी। तो बिल्कुल याद रखना, परावर्तन की घटना में एक तो वेग में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन, कहने का मतलब समझो, अगर कोई किरण 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है तो जाएगी भी कितने से? 50। अरे जाएगी क्या? तो परिवर्तन हुआ क्या? और अगर वेग में नहीं हुआ तो तरंग दैर्घ्य में होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? समान। और क्या आवृत्ति में होगा क्या? नहीं। आप पूछोगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं बताता हूं। इस सतह से टकराने वाली किरणों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। संख्या को क्या बोलते हैं? अगर किरण टकराएगी एक तो निकलेगी भी कितनी? अरे कितनी? एक। तो बिल्कुल दिमाग में भेजे में बैठा लो तुम तो कि परावर्तन की घटना में किस किस में? वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इन तीनों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि परावर्तन की घटना में इनमें से किसमें परिवर्तन होता है या नहीं हो? तो इन तीनों में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल बात को सुनना अच्छी तरीके से। तो अब मैंने क्या बताया तुमको वो सुनो। तुमने पढ़ लिया, एक बार बात समझ में आ गई। अब तुमको ऐसे रटना नहीं है इस फिजिक्स के अंदर। तुमको तो एक बात तो मैंने बताई कि फिजिक्स में एक तो याद रखो, कोण आई बराबर कोण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी क्या? और दूसरी मैंने बात बताई कि परावर्तन की घटना में वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। वैसे तो डेफिनेशन मैंने बता भी दी कि किरण का आना, टकराना और वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। अब और कैसे तरह के क्वेश्चन पूछेगा? एक और पूछेगा आपसे, वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। लिखो नीचे, हेडिंग डालो आपको। पहले लिखो प्रकाश का परावर्तन। बोलो सर। हाँ, एक सेकंड आवाज बंद करो। क्या कह रहे हो?
वेग में परिवर्तन होगा तरंग दैर्ध्य में? वेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, वो तीव्रता होती है। लिखो नीचे, हेडिंग डालो प्रकाश का परावर्तन, और इसके अंदर लिखो, आप सबने हेडिंग डाल दिया क्या? और लिखो नीचे पॉइंट, जब प्रकाश की किरण, नीचे लिखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं, तो इसे परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। बात समझ में आ गई क्या? नीचे डायग्राम बना लो पहले एक बार, सेम ऐसे कैसे बना के रखो। बनाओ जल्दी। हाँ भाई, तो दोस्त मेरे बना लिया आपने? अब नहीं, एक बात और पहले बोल देता हूँ, फिजिक्स में एक बात, कभी भी कोई डायग्राम फिजिक्स में बनाओगे टाइम नहीं लगाओगे आप। ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? बायोलॉजी की तरह टाइम नहीं लगाओ, कृपया करके ये ध्यान रखो, तो थोड़ा जल्दी बनाना होता है यहाँ फिजिक्स में। नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट, नीचे लिखो नियम, एक हेडिंग डालो नियम। किसके नियम? परावर्तन। तो हेडिंग डालो नियम, नियम लिखो। सर नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, अभिलंब मतलब जो तल से कितने डिग्री का एंगल बने, 90, उसको बोलते हैं अभिलंब। लिखो नीचे, फर्स्ट लिखो नियम, पहला नियम लिखो आपतित किरण, पहला नियम लिखो आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अविलंब, कॉमा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब सरफेस, अंडरलाइन कर देना तल पर। अब ये आपको समझने के लिए आपसे ना कोई इस तरह की बातें नहीं पूछेगा। हाँ देखो नियम क्यों लिखवाया मैं बता देता हूं, तीनों एक ही तल में होते हैं। सीईटी का देखो पेपर मैंने बार बार कहा है, किसी भी तरह का आ सकता है, बहुत सीधा भी आ सकता है। तो कभी कभी ऐसे कर लेना आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा परावर्तन का नियम है या नहीं, तब उसके लिए लाइन जरूर याद रखना। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा नियम लिखो आपतन कोण, हिंदी में लिखो पहले आपतन कोण इंसिडेंट एंगल,
आपतन कोण, जितना मैं बोल रहा हूं उतना लिखो, आपतन कोण, बीच में बराबर का निशान लगाओ, बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। लिख लिया क्या? इसके नीचे ऐसे लिख दो, इसी लाइन के, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी, ये कोण क्या है? अरे सिंपल सा, देखो इधर देखो, इधर देखो एक बार, ये आपतित किरण है क्या? जो आपतित किरण पर कोण बनाए अविलंब से उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण पे बने वो परावर्तन। बस ये ध्यान रखना है, लेकिन किसके साथ? अविलंब के साथ। नीचे लिखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना, परावर्तन की घटना में, तीसरा पॉइंट लिखो, परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में वेग कॉमा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग कॉमा तरंग दैर्घ्य कॉमा आवृत्ति में, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वेग तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक बात समझ लो, कोई अगर पूछ ले कि इन तीनों में तो नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए किस में परिवर्तन होता है, तो हमेशा याद रखना, एक होती है तीव्रता। अरे क्या होती है? तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अरे क्या बोलते हैं? इंटेंस। हाँ देखो सुनो, इंटेंसिटी का मतलब होता है ये सतह जो है ना, इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अरे किस पर करती है? जैसी जैसी क्षेत्रफल सतह की है उस हिसाब से इंटेंसिटी प्रकाश की किरण की चेंज होती चली जाती। तो कभी भी कहे कि हमेशा याद रख लो, परावर्तन की घटना में किस में परिवर्तन होता है और किस किस में नहीं होता है? वेग तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं। देखो फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या बता देता हूं, बहुत बार क्या होता है, पढ़ के चला जाता है लड़का, लेकिन उसको ये नहीं पता क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा। इसलिए मैं हर लाइन लिखवा रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा। नीचे लिखो, नोट डाल के, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, तीव्रता में परिवर्तन होता है, इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है। वो लिख रखा तीव्रता, तीव्रता में परिवर्तन होता है। किससे परिवर्तन होता है? तीव्रता में। सर नियम फर्स्ट रिपीट, मैंने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नियम था। कंप्लीट है दोस्त मेरे? ये तो आपके तीन क्या थे? नियम। नीचे एक न्यूमेरिकल लिखो, आप एक न्यूमेरिकल लिखो, नीचे एक क्वेश्चंस लिखोगे आप। मुझे एक बार बताओ, ये वाला क्वेश्चन लिखाने की जरूरत है कि 50 डिग्री, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, परावर्तन कोण 60, सीधे बैठो एक बार, कैसे बैठोगे? सीधे। देखो मैं बात को सुनो ना, ये मैं आपको देखो पहले दिन से भी मैं समझाता भी इसलिए ना कि ये चीजें जितना हम आसान समझते हैं ना, अब आपका दो समय है ना, समय ऐसा है आपसे एग्जाम में, मैंने फिर बोला कि मैं आपसे बात भी इसलिए कम करते हैं कि भाई आप इस समय जितना हो सके हम पढ़ के काम चला लें ना, क्योंकि हर एक दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, उसी साथ बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप सबसे मेरा पूरा निवेदन है, अभी आपकी पूरी लाइफ पढ़ी, हर चीज को समझ के सुनो आप, है ना, और समझ के आंसर दो। मैंने ये कहा यदि कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, कितने डिग्री का? 60, तो परावर्तन कोण? अरे मैंने कहा जितने डिग्री का आपतन कोण होगा उतने डिग्री का परावर्तन। अरे यही बात है क्या? लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने अलग तरह का लिखा है। लिखा है क्या? ऐसा ही सेम क्वेश्चन एलडीसी में आया था। ठीक है, तो लिखो नीचे, ये लिखवा दूं आपको, लिखो नीचे, मैं ही बोल रहा हूं आपको, लिख लो तुम तो। यदि प्रकाश की आपतित किरण 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 दर्पण के तल से यदि प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है,
40 डिग्री का क्या बनाती है? कोण। देखो मैंने आपतन कोण नहीं बोला, मैंने क्या बोला? दर्पण के तल से 40 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। अब पूछ मैं परावर्तन कोण रहा हूं, तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। कौन सा कोण ज्ञात करो? परावर्तन। इधर देख लो एक बार दोबारा, इस न्यूमेरिकल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 40। लेकिन दर्पण के तल से बन रही है ये 40 है, और पूछ क्या रहा है? आर पूछ रहा है। अरे पूछ रहा है क्या? तो हमको पता है कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अरे आपतन कोण बराबर, ठीक है। अब ये निकाल लूं मैं तो ये बता दूंगा ये उतना ही होगा। तो ये अभिलंब है क्या? और हमको पता है अभिलंब हमेशा कितने डिग्री का बनाएगा? 90। जब ये 40 है तो ये कितना बचा? 50। और ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। तो आंसर कितना आएगा? 50। लेकिन लिखोगे ऐसे ही, डायग्राम बना के तुरंत ऐसे लिखोगे, ये 40 दे रखा था इसलिए ये 50 आया और आंसर कितना आया? 50। ऐसे उतारो जल्दी। तीव्रता और वेग में डिफरेंस ये होता है कि वेग दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन तीव्रता विस्थापन बटे समय नहीं होती। तीव्रता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना, इंटेंसिटी अलग चीज होती है। डायग्राम के रूप में आंसर लिखो, फिर लिख देना आंसर नीचे। कितना डिग्री आएगा? हाँ भाई साहब, कंप्लीट है? समझ में आ गई बात? इधर आ जाओ। अब मेरी बात को सुनो, एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूं इस टॉपिक में से। बोलो बोलो। रिपीट। अच्छा रिपीट पीछे एक बार देख लो। इधर सुनो मैं आपको, अब ये भी एग्जाम में आ चुका है और आपको वनरक्षक के पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन, तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब मैं एक नया क्वेश्चन बताता हूं आपको, है ना, और जिसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और मेरी बात को रख के जाना, चाहे वो आपसे सीईटी में पूछे या एलडीसी में पूछे, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन है? मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। मैंने क्वेश्चन लिखा, यदि प्रकाश की आपतित किरण 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात करो। अरे कौन सा कोण? विचलन कोण, जिसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, तो विचलन कोण ज्ञात करो। ये है सवाल। इधर देख लो पहले, आप आंसर देने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले बात तो ये आती है कि विचलन कोण होता क्या है। अरे सही बात है क्या? पहले तो एक बात को सुनो अच्छी तरीके से कि विचलन कोण होता क्या है। मेरी बात को गौर करके सुनो, विचलन कोण का मतलब क्या होता है। देखो सुनो, ये दर्पण की सतह थी क्या? अरे बोलो। ये प्रकाश की कौन सी किरण है? ये कौन सी? और ये अविलंब है क्या? इस सवाल के अंदर इधर देख लो, आपको वो कह रहा है यदि प्रकाश की आपतित किरण 50 डिग्री का कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण। अरे ये कोण दे रखा है क्या? कितने डिग्री? पूछ क्या रहा है? विचलन कोण। आप कहोगे विचलन कोण का मतलब क्या? विचलन कोण का मतलब समझो आप। इसका मतलब ये किरण इस तरीके से आ रही है क्या, और टकराने के बाद कायदे से ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी क्या? लेकिन क्या सीधी गई क्या? ये क्या चली गई? तो ये यहां से यहां तक जो हुआ है ये विचलन है क्या? अरे बोलो। ये किरण सीधी जानी चाहिए थी क्या? अब ये जो मुड़ी है ये इसका विचलन है। अरे क्या? और ये जो बीच का कोण है इसको बोलते हैं विचलन कोण। अरे कौन सा कोण? अरे होगा क्या? अब मुझे बताओ, तुम विचलन कोण बता सकते हो क्या इसका? आपको ये सीधी जाती, पहले सुन लो भाई साहब, सीधी जाती है तो कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री। अरे है क्या? ये 50 दे रखा है क्या? ये 50 है तो ये भी कितना हो गया? कितना बचा? तो विचलन कोण कितना है?
आ गया आंसर? बोलो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। क्या, मेरी बात को सुनो, इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है, लेकिन आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको तरीका ही बता दिया, हमेशा याद। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, विचलन कोण कभी भी किसी का निकालना हो, विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i। अरे क्या, हमेशा विचलन कोण निकलवाएगा तो आपको आपतन कोण देगा। कौन सा कोण देगा? तो तुमको क्या करना है, उस आपतन कोण का दुगना करके उसको 180 में से क्या कर देना, माइनस, तो आपका कौन सा कोण निकल जाएगा, विचलन। ये तो एक वो दे रखा है फॉर्मूला। लेकिन मैंने दो तरीके बताया यार, फॉर्मूला भी क्या रटते हो, हमारा तो एक काम है, या वैसे ही पता चल रहा है क्या? हमको तो विचलन कोण निकलवाए तो जितना आपतन कोण दे उसका दुगना करके, या आपतन कोण देगा उतना ही परावर्तन कोण होता है, इसलिए हमने उसका दुगना करके 180 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विचलन कोण। बोलो कोई दिक्कत है क्या? शब्द की लड़ाई है, बस शब्द समझ में आना चाहिए कि विचलन कोण होता क्या है। अब देखो ऑप्शन में बहुत लोगों ने 50 आंसर दे दिया, किसी ने 40 दे दिया। ये देखो, मैंने आपको पहले बोला, ऐसे ही थोड़ी बोला था, मैंने आपको पढ़ाने से पहले बोला था कि जो पढ़ के जाओगे ना प्रकाश में भी। अब ये है कि भाई बहुत बार क्या होता है कि आपकी सीटी का थोड़ा सा सीटी के हिसाब से पढ़ाना होता है ना, वरना मैं तो और चलता ही रहे, लेकिन मैं उतना आपको बहुत कुछ बता के जाऊंगा कि जिनसे आप आगे भी कोई एग्जाम दो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो आप आराम से कर दो, मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं, कहां पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस में बन सकता है, तो दिमाग में रखना ये होता है। कौन सा कोण, विचलन। नीचे लिखो। सर थ्योरी करवाओ ना, अरे ये थ्योरी तो है भाई, ये अलग तरीका सिस्टम होता है ना, हर लाइन लिख, थ्योरी का मतलब तीनों नियम लिखवाए थे क्या? अब इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, विचलन कोण की थ्योरी लिखवा नहीं। नीचे लिखो आप, मैं क्वेश्चंस लिखवा दूं मैं आपको, या लिख लोगे ऐसे? लिख लो ऐसे ही सेम। यदि प्रकाश की आपतित किरण, लिख भी सकते हो सामने से, मैं बोल भी रहा हूं, यदि प्रकाश की आपतित किरण, यदि प्रकाश की आपतित किरण 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। सर ये 80 कैसे आया? मैं दोबारा बता दूंगा, चिंता मत करो, एक बार लिख लो सवाल को, है ना, मैं दोबारा समझा दूंगा। 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात करो। आप इस डायग्राम में लिख लो पहले तो विचलन कोण, ये आया 80 कैसे, और नीचे आप फॉर्मूला भी लिखोगे समझने के लिए, तो एक बार यदि प्रकाश की आपतित किरण 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात करो, और उतार लो सेम, कितना आंसर आएगा, 80 डिग्री। ये वाला जो कोण है इसको विचलन कोण बोला गया है भाई साहब, ध्यान रखना। ये नीचे लिख भी लो फॉर्मूला, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, लिख भी लो एक बार, हर चीज पता रहनी चाहिए। कैसे भी कर देना आप सवाल, वो आपका एग्जाम में काम है। पहले बताओ कंप्लीट है सबका? इधर देख लो, जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लो। अभी आप समझने के लिए एक काम करो, पहले तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विचलन कोण होता क्या है। मैंने कहा परावर्तन तो तुम जानते ही हो, क्या ये किरण आई टकरा कर लौट गई, ये क्या था, परावर्तन। अब देखो ये आपतित किरण थी, एक बार सभी लोग देख लो, ये किरण कायदे से ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी गई क्या, ये इधर मुड़ गई क्या, तो इतना जितने ही मुड़ी है वही कौन कौन सा है। सवाल में हमको ये कह रखा है कि आपतन कोण ये 50 डिग्री दे रखा है हमको, और ये वाला कौन पूछ रहा है ये कितना विचलन है, तो हमको पता है कि ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। अरे होगा क्या, अब ये सीधी जाती तो कितना एंगल बनता, 180 डिग्री का, तो हमको पता है 180 में से 100 हमको पता है ये, तो 180 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80, और ये जो 80 है इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। या मैंने तो तुमको एक तरीका बता दिया भाई साहब, कायदे से आप ऐसे ही याद रख लो। आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विचलन कोण निकालने के लिए 180 में से माइनस
2i कर देना, जितना आपतन कोण दे रखा उसका क्या कर देना, दुगना। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों, जब रट के जाओगे ना तो वहीं गलती करोगे, समझ लोगे तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को घुमाएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अगली बात सुनो, अब फिर नई बात सुनो। टॉपिक का नाम था परावर्तन। क्या? इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आता है, और वो क्या आता है, उसका नाम है दर्पण। क्या नाम है? दर्पण। और हेडिंग डालो आप सभी लोग, मिरर। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको, इसके नीचे एक नोट डालो, पहले एक नोट डालो, एक नोट डाल के एक बात और सुनो, है ना। देखो, अभी मैं दर्पण लिखने वाला था, वो इसी के अंदर आता है, तो दर्पण तो मैं पढ़ाऊंगा। कभी भी आपने सुना है कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। किस पर? क्योंकि अभी मैंने इस टॉपिक में बताया कि दर्पण के एक साइड में क्या होती है? पॉलिश। अरे होती है क्या? वो इसीलिए होती है कि जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो सके। क्या हो सके? वो तो बात की बात है, अभी छोड़ो। इससे पहले मैं आपको 3 शब्द बता रहा हूं, है ना, जिनमें से एक क्वेश्चन वन रक्षक की एग्जाम में भी आया था। और इस अब बात ये और है, वन रक्षक की एग्जाम में आया था, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि उस एग्जाम में आने के बाद एलडीसी वालों को भी, अब तो इस बैच में एलडीसी वाले भी अब ऑनलाइन में भी हैं, उनको भी मैंने लिखवाया और था कि नोट लिखवा रहा हूं 3 शब्द, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में तुम, आप अपनी 10th क्लास की बुक में देखोगे नहीं मिलेगा। देखो 3 शब्द सुनना, 3 डायरेक्ट जानकारी है जिनको अपने दिमाग में बैठा लेना। यदि कोई प्रकाश की कोई भी सतह होती है, यदि सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर दे, सभी रंगों के प्रकाश को क्या कर दे, कोई भी वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो समझ लेना वो वस्तु दिखाई देगी सफेद। कैसे दिखाई देगी? और क्योंकि सभी रंग मिलकर एक सफेद रंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? और यदि कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर ले, क्या कर ले, तो वस्तु दिखाई देती है काली। अरे क्या? एक बात समझो मेरी बात, इसलिए तुमने कभी सुना होगा तो एक बात बोलते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े की आप शर्ट पहन सकते हो आप, लेकिन काले के लिए मना करते हैं। क्या? ठीक है, लेकिन काला इसलिए मिलते हैं क्योंकि काला रंग प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण। और गर्मी लगेगी इसके अंदर। अरे लगेगी क्या? क्योंकि प्रकाश का क्या कर रहा है? अवशोषण। चलो एक और बात सुनो, 2 बातें सबको पता है, और क्वेश्चन तीसरे शब्द से ही आया था इसीलिए। और मैं देखो सेम यही बोल के जा रहा हूं, सेम यही लाइन है, सेम उनसे भी बोली होगी, वरना आप ये तो अब देखो, जैसे मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं तो रिकॉर्डिंग आपके पास ही मौजूद रहती है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्त मेरे, और इसका मैं देखो, मैं आपको फिर बताया तो ना, पढ़ाने का काम भी देखो, समय के बाद तो हटेगी, वो अलग बात है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा ना, तुम्हारा फिर बोल बात है, फोकस उस पर नहीं, रिकॉर्डिंग हट जाएगी तो ले जाओ इस रिकॉर्डिंग को। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, मैं क्या फोकस कह रहा था, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक किसी बात को सुनोगे नहीं ना, तब तक आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, मेरी बात को तीसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट था कि यदि कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर दे तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? सफेद। सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो काली। लेकिन तीसरा पॉइंट है, कोई भी वस्तु उसी रंग के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती है। मैंने क्या बोला? कोई भी वस्तु है जो जिस रंग की दिखाई दे रही है आपको, वो उसी रंग के प्रकाश में देखें या सूर्य के प्रकाश में देखो तो उसी रंग की प्रकाश की दिखाई देगी। अन्य रंग के प्रकाश में देखोगे तो वस्तु काली दिखाई देती है। अरे कैसे दिखाई देती है? काली। मैं बताता हूं इसका क्वेश्चन आंसर, मैं बताता हूं, इसको समझने के लिए आप समझाता हूं। कोई लाल फूल है, कैसा फूल है? लाल। अगर उस लाल फूल को आप सूर्य के प्रकाश में देखोगे तो लाल दिखेगा। लाल रंग के प्रकाश, जैसे आप लाल को लाल दिखता है आपको, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, हमारे पास जो प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश ही है, और उसको लाल रंग के प्रकाश में देखोगे तो भी कैसा दिखेगा? लाल। लेकिन उसको हरे में देख लो, नीले में देख लो, पीले में देख लो, कोई भी रंग के प्रकाश में देखोगे ना, वस्तु दिखाई देगी काली। अरे कैसी? बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी ऐसे होगा कि यदि कोई पीले रंग की वस्तु है, कैसे रंग की? पीले, तो वो बताओ वो वस्तु किस रंग के प्रकाश, अगर वस्तु को पीले रंग के प्रकाश में देखा जाए या उसको उल्टा कर दे, पीले रंग में देखोगे तो कैसा दिखेगी? पीली। अगर वो कहे हरे रंग के प्रकाश में देखे तो काली, नीले में देखे तो काली। अरे सही बात है, कोई भी रंग में देखे उस वस्तु के अलावा, केवल सूर्य के प्रकाश में और उसी वस्तु के रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती। बात समझ में आ गई क्या? नीचे लिखो तीनों पॉइंटों को, आप नोट डाल के लिखो। पहला पॉइंट लिखना इसके बारे में, जब कोई वस्तु
नीचे लिखो, जब कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को, जब कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को, जब कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को, जब कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जब कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वस्तु सफेद दिखाई देती है, तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफेद। यहीं याद कर जाओ भाई साहब, टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास ज्यादा, जितना हो सकता है यहीं पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, अंडरलाइन कर दो सफेद पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब वस्तु, सेकंड पॉइंट लिखो, जब वस्तु, सेकंड पॉइंट लिखो, जब वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है, जब वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है, जब वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, तो अवशोषित करती है तो कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोई भी वस्तु, तीसरा पॉइंट लिखो, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश, कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश, कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश व सूर्य के प्रकाश व उसी वस्तु के, व उसी वस्तु के रंग के प्रकाश में, उसी वस्तु के रंग के प्रकाश में, रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती है, उसी वस्तु के रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती है, उसी रंग की दिखाई देती है। अन्य रंग के प्रकाश में, अन्य रंग के प्रकाश में, अन्य रंग का मतलब कोई भी कलर हो सकता है, अन्य रंग के प्रकाश में वस्तु, वस्तु काली दिखाई देती है, अन्य रंग के प्रकाश में वस्तु काली दिखाई देती है। पहले बताओ, बात समझ में आ गई तुम्हारे? इसको और स्पष्ट लिखवाऊं क्या? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये प्रकाश दृश्य प्रकाश ही माना जाता है, समझ में आ रहा है क्या? तुमको जो दिख रहा है वो प्रकाश दृश्य प्रकाश ही होता है, ठीक। एक नोट डालो इसके नीचे, नोट तो चल रहे थे कि सभी? इसके नीचे एक नोट डाल के एक नोट और डाल दो एक बार, तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, नोट के अंदर नोट डाल दो, लिखो। फिर तुम वो दिक्कत कर दोगे क्योंकि तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी बाद में ना, उसी रंग के उसी का मतलब क्या है ना। तो लिखो नीचे, एक लाइन लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखो। बोलो सर। यार एक है ना, लिख के मुझे समझ में, एक्चुअली तुम बोलते हो ना तो स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है ना, कुछ लिख दो उसमें, पर्ची को यहाँ पहुंचा दो ना। नीचे लिखो नोट डाल के, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आता तो वहां से पूछते हो तो समझ में नहीं आता है। नीचे लिखो नोट डाल के, लाल रंग का फूल, ऐसे लिख दो, लाल रंग का फूल, लाल रंग का फूल लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग का फूल लाल रंग के प्रकाश में, या हाँ लाल रंग का फूल, हाँ ठीक है। और एक बार और बोल दे, मुझे पता था तेरा फूल पे ही फोकस जाएगा, ठीक है। और एक बार और कुछ बोल दे, बोल, मन की बात है ना, यही तो तुम आए ही लाल रंग। मैं भगवान कसम कुछ सोच के रह ही जाता हूं, बस ना किसी दिन चक्कर पड़ ही जाएगा।
लेकिन यार तो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई मतलब ये नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम नहीं है सीटी की 4 तारीख, मेरी एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जाऊंगा। मतलब तुमको ये पता, तुमको ये अभी महसूस, देखो इसको बताता हूं, तुमको महसूस नहीं होता है, तुम डिस्टर्ब करके ये समझ में नहीं आ रहे कि किसको डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई एक बार जब एग्जाम की डेट नहीं आए तब तो चलो मजाक भी कोई बात है, चल जाए। डेट मतलब हर 5 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि एग्जाम की डेट नजदीक है। चाहते हम तो चाहते हैं खूब बात करो आधा घंटे, तो हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो मीटर चल रहा है। पागलो, तुमको समझ में आ रहा भी है कि भेजे में समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, मीटर हमारा तो चल रहा है। और जितने देर आते हैं ना उतने देर, हर 1 सेकंड का चलता है मीटर, ठीक है। एक पूरा यहां से 1 सेकंड यहां चल रही है, 1 सेकंड इसका भी होता है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या फायदा है वो काम की बात सुनो। तो कृपया करके समय आपके, इसलिए आपकी बातों पे भी मैं ध्यान नहीं देके, मैं इसलिए आपको नॉर्मली कि हमारी एग्जाम नजदीक है, जितनी जल्दी हमारा 1 दिन पहले सिलेबस भी होता है तो 1 दिन तो मिलेगा ना हमको और आपको समझने के लिए, क्योंकि किसी कारण से कहीं यहाँ रह गा गए सीटी में तो हमारी और एग्जामों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो आराम से कृपया करके अभी मुद्दों की बातों को भटको और मुद्दे की जो मेन बात है ना उसी पे आ जाओ। लिखो नीचे, लाल रंग का फूल लाल रंग के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में, या सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग। लेकिन अन्य रंग, अन्य रंग में कोई सा भी हो सकता है, मैंने कहा हरा पीला नीला कोई सा भी हो सकता है। अन्य रंग के प्रकाश में, अन्य रंग के प्रकाश में, अन्य रंग के प्रकाश में फूल काला दिखाई देता है, फूल काला दिखाई देता है। मैं एक बार लाइन दोबारा बोल रहा हूं, है ना, एक बार सुन लो स्पष्ट में। लाल रंग का फूल लाल रंग के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का दिखाई देता है, अन्य रंग के प्रकाश में काला दिखाई देता है। फूल कैसे दिखाई देता है, काला। चलो एक और बात सुनो। तो ये तो 3 पॉइंट है, इनको याद रख लोगे क्या? अब देखो ऐसे नहीं करते फिजिक्स में कि तुम लाइन रटो, तुम्हारा तो काम यह है कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो सफेद, अवशोषित कर ले तो काली, और कोई भी वस्तु उसी रंग के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देती है, अन्य में देखोगे तो काले। लाइनें रटनी है क्या? नहीं। इसी परावर्तन के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है दर्पण। क्या आता है? दर्पण। और हेडिंग डालो, इसी को क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर, दर्पण। इधर देखो भाई साहब, फिर काम की बातें बताता हूं इसके अंदर। पहले तो काम सुनो। दर्पण जानते हो? दर्पण वो देखो, कांच पारदर्शी होता है। कांच कैसा होता है? लेकिन दर्पण के एक साइड में क्या होती है? अब ये नहीं लिखाऊंगा दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है, सबको पता है क्या? काम की बात सुनो। पहला, अगर कभी कोई पूछे, पहला क्वेश्चन है एग्जाम में कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। अरे किस पर? रिफ्लेक्टेड थ्योरी पर क्या करता है? काम। अरे पॉलिसी इसलिए कर रहे थे कि प्रकाश की किरण जाके क्या आ जाए? वापस आ जाए। और जब वापस आती है तभी वस्तु आपको दिखाई देती है। आपको कांच में चेहरा दिखता है दर्पण के अंदर। अगर मैं बात करूं दर्पण में चेहरा दिखता है क्या? और वो किसके कारण दिख रहा था? परावर्तन। देखो, आपको कभी भी कोई वस्तु दिखती है ना, उसका कारण परावर्तन ही होता है। क्या होता है? परावर्तन। मुझे ये दीवार दिख रही है, इसलिए दिख रही है कि मेरी आंख के द्वारा किरण किस पर जा रही है? दीवार पर, और दीवार से टकराकर, जब तक अगर मेरी किरण टकराकर मेरे पास वापस नहीं आएंगी तब तक कोई वस्तु दिखेगी क्या? और कांच में हम यही कर देते हैं, जब पॉलिश लगा देते हैं कांच के अंदर, पॉलिश कर देते हैं दर्पण में एक साइड, तो प्रकाश की किरण टकराकर वापस आ जाती है, जिससे हमारा प्रतिबिंब हमको उसमें दिखाई देने लगता है। तो कभी भी कहे कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। चलो एक और बात सुनो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दर्पण में जो पॉलिश होती है, अरे क्या होती है? पॉलिश। वो किसकी होती है? मेरी बात को सुनो। एक तो रेड ऑक्साइड होता है। अरे होता है क्या? नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन वो नहीं पूछेगा। उसके साथ मेन चीज क्या होती है दर्पण के अंदर? 2 चीजों की पॉलिश होती है। एक तो होती है सिल्वर। अरे क्या? इसको क्या बोलते हैं? एजी।
Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। और या होगी मरकरी। दो चीजों की पॉलिश कर सकते हैं, सिल्वर या मेरी बात को सुनो, बहुत बार आएगा कि दर्पण में इनमें से किसकी पॉलिश होती है, या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? सिल्वर, और ये नहीं मिले तो Hg को मरकरी या पारा बोलते हैं। मरकरी या क्या बोलते हैं? पारा। केमिस्ट्री में बहुत बार आएगा, ये सुनना अच्छी तरीके से। आप कहोगे सर और किसी की कर देते, बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन इनकी इसलिए करते हैं कि दोनों सबसे अच्छे परावर्तक होते हैं। दोनों सबसे अच्छे क्या होते हैं? इसलिए दर्पण में सिल्वर या मरकरी की पॉलिश की जाती। दो बातें याद रख लो अभी तो, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है और दर्पण में पॉलिश सिल्वर या मरकरी। अब काम की बात सुनो, अगर भाई साहब इस दर्पण की बात करूं, किसकी बात करूं, तो ये दर्पण दो प्रकार का होता है। अरे कितने प्रकार का? दो। एक सुनाओ, एक होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अरे कौन सा मिरर? प्लेन। और एक होता है उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अरे कौन सा? इसको बोलते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर होता है ना, अच्छी तरह सुनो। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितना? गोले से बन का होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये गोलीय दर्पण ही दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? अवतल। सुना है क्या? इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अरे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अरे क्या होता है? कॉन्वेक्स। और दो तरह का होता है, एक कॉनकेव होता है, अरे क्या होता है? कॉन्वेक्स। सुनना अच्छी तरीके से, टॉपिक का नाम क्या है? कितने प्रकार का है? गोलीय, अब समतल और गोलीय, फिर अवतल और उत्तल। तो कोई नहीं, ये तो समझने के लिए था। यहां से आपको टॉपिक मिले हैं। क्या मिले हैं? टॉपिक। और एक एक दर्पण के बारे में बताता हूं कौन सा है क्या है। और सबसे पहला कौन सा है? समतल। और सबसे इंपॉर्टेंट और खूब क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है? क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लिखो नीचे, हेडिंग डालो दर्पण। पहला पॉइंट लिखो दर्पण के अंदर, फर्स्ट पॉइंट लिखो दर्पण। पहला पॉइंट लिखो दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य। ठीक है, नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो दर्पण में पॉलिश। दर्पण में पॉलिश डैश लगा के लिखो, किसकी होती है? सिल्वर या मरकरी। सिल्वर या मरकरी। सिल्वर या मरकरी। उतार ली सबने? नीचे लिखो, सेम उतार दो इसको। दर्पण लिख के इसको दो भागों में बांट दो। ऐसे कैसे बना लो? दो तरह का दर्पण है, एक है समतल दर्पण और एक कौन सा है? गोलीय। गोलीय दो प्रकार का, एक अवतल और एक क्या है? उत्तल। लिख ले सबने? सबसे पहले कौन आएगा? हेडिंग डाल दो समतल दर्पण।
समतल दर्पण उतारो भाई साहब। अवतल और उत्तल अब तो लिख लिया सबने, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप समतल दर्पण, सभी लोग डालो। इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। देखो क्या मतलब होता है क्या नहीं होता है, तो इंग्लिश नाम लिखना जरूरी नहीं भाई, जिनको जरूरत है, कुछ लोग इंग्लिश में होते हैं उनके लिए लिखते हैं ना, तो ध्यान रखना। चलो, समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होता है क्या नहीं होता, सुनो समझो अच्छी तरीके से। काम की बात सुनना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह के न्यूमेरिकल टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और कैसे बनते हैं क्या बनते हैं पहले समझो अच्छी तरीके से ना। हमारा फोकस तो अवतल और उत्तल पर ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, और क्या और वो क्या नहीं। ये देखो, दर्पण के एक साइड में पॉलिश होगी क्या? समतल का मतलब क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, वो समतल हो। अरे क्या हो? ये सतह दिख रही है क्या? इस सतह से प्रकाश की किरण टकराएगी क्या? अरे दूसरी साइड तो क्या हो रही है? पॉलिश। और जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा रही वो समतल दिख रही है, इस दर्पण का नाम क्या है? समतल। ये तो बस समझने वाली बात थी। कोई आपसे कोई पूछने वाला है क्या? नहीं। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कभी भी आपसे पूछे कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज कैसी बनती है, तो बिल्कुल याद रखना समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। पहले एक बार सुन लो भाई साहब, है ना, ये जो बनता है वो बनता है आभासी। क्या बनता है? साथ में बनता है सीधा। अरे क्या बनता है? सीधा। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और साथ में बनता है पार्श्व में वितक्रम। अरे किस में वितक्रम? पार्श्व में वितक्रम होता है, कहने का मतलब होता है लेटरल इनवर्स होता है। अरे लेटरल क्या होता है? इनवर्स। एक एक लाइन को समझो, कहने का मतलब क्या है। इधर सुनो आप, मैंने ये कहा है कि आपसे बहुत बार आते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, कि समतल दर्पण के द्वारा या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सबके बताऊंगा आपको। पहले समतल पे आ जाओ। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला शब्द क्या लिखा? शब्द सुनो आप, दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा। कितने तरह के? एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल, और आभासी को बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? मतलब समझो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्त मेरे, स्पष्ट रूप से इस बात को सुन लेना और समझ लेना इस बात को अच्छी तरीके से। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, मेरी बात को गौर करके सुनो, एग्जाम में क्या कि आपको समझने के लिए, यहाँ तो क्वेश्चन तो यहाँ प्रतिबिंब का अलग आएगा, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है वो होता है वास्तविक। कैसा होता है? और ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता वो होता है आभासी। कैसा होता है? बहुत अच्छी तरह सुनना, मैंने कहा ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है वो क्या होगा? वास्तविक। और जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता वो आभासी। कहने का मतलब एक और समझ लो, ये वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है ऐसा प्रतिबिंब जो एक दूसरे को काटेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? काटे। लेकिन आभासी कभी काटेगा क्या? नहीं। जैसे मैं समझाता हूं, नाम ही पढ़ो, क्या है? आभासी मतलब आभास होगा। अरे क्या होगा? क्या वास्तविक रूप से बनेगा क्या? और जिसके नाम में ही वास्तविक लग रहा है वो क्या रहेगा? वास्तविक। कहने का मतलब ऐसा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है और जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है। चलो एक और बात सुनो, अब मैं एक बात समझा रहा हूं, दिमाग में भेजे में हमेशा के लिए सेट कर लो भाई साहब। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो हमेशा क्या बनेगा? और अगर वास्तविक है तो उल्टा। ये तो तुम तो भेजे में सेट ही कर लो, ये बात तुमको दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर कभी वास्तविक लिखा मिल जाए तो क्या, और आभासी हो तो, या मैं इस बात को ऐसे भी बोल दूं, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा? वास्तविक। और सीधा बन रहा है तो, अरे बन रहा है क्या? समझ में आ गई आपको बात? चलो एक और बात सुनो, साथ में क्या बनेगा? पार्श्व में वितक्रम। इसका मतलब क्या होता है? सीधा तो बनेगा लेकिन साइड से उल्टा होगा, इसको बोलते हैं लेटरल इनवर्स। मतलब क्या होगा कि जो चीज बाईं ओर होगी वो, और जो चीज दाईं ओर होगी वो। मतलब ये पी है, अगर दर्पण में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। उल्टा हुआ है क्या? उल्टा हुआ है क्या? उल्टा का मतलब अगर ये ऐसे हो जाता तब उल्टा होता, लेकिन सीधा का सीधा ही था, लेकिन क्या बदल गई? साइज बदली क्या? इसी को बोलते हैं पार्श्व में वितक्रम। क्या बोलते हैं? पार्श्व। लेकिन फिर वही बात है, एक बार बात समझ में आ गई आपको?
अब तुमको इन कुछ चीजों को ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो एक ही काम है, कोई भी पूछे कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, क्या बोलोगे? आभासी, सीधा, पार्श्व में विकृत। अरे बनेगा क्या? चलो एक और दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये न्यूमेरिकल टाइप में भी आता है, पिछली बार रीट में पूछा गया, उससे पहले एसएससी ने पूछा था, उससे पहले रेलवे ने पूछा था, और भी कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये पूछा कि यदि कोई एल लंबाई का व्यक्ति है, अरे कितने लंबाई का, उस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। अरे क्या देखना है? तो हमको कितने लंबाई का दर्पण लेना होगा? L/2। ये नियम है भाई साहब, फिजिक्स का एक रूल आता है। अब यहाँ रूलों को या प्रमेय को पढ़ने नहीं बैठेंगे हम, मैं नियम बताऊंगा डायरेक्ट, और वो बात याद रखनी है कभी आपको। मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति कितने लंबाई का L और उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है आपको, तो आपको उसकी लंबाई से आधे लंबाई का क्या लेना पड़ेगा? दर्पण। कहने का मतलब कोई कहे कि कोई वस्तु 5 मीटर की है, कितने मीटर की, और उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो कितने मीटर का दर्पण लेना? अरे कितने का? 2.5। समझ में आ गई क्या? न्यूमेरिकल देगा भाई साहब। ऐसे क्यों देता है मैं आपको बताता हूं। बहुत बार कहते हैं सवाल न्यूमेरिकल आते हैं, अरे न्यूमेरिकल नहीं आते दोस्त मेरे, एक समय के हिसाब से एग्जामों के पैटर्न चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बार कहते हैं अब की बार वन रक्षक का पेपर टाइट है। अरे पेपर टाइट थोड़ी आया था, तुम पढ़ के लो गए थे। समझ में आ रहा है? पेपर का मतलब क्या होता है? आप क्या नया करते हो। हर बार पेपर जो आपसे चाहता है उस हिसाब से पढ़ के जाइए, या आप समय के हिसाब से एग्जामों को देखिए कि समय, क्योंकि देखो पहले के एग्जामों में कभी न्यूमेरिकल नहीं आते थे, लेकिन हमेशा उसी तरीके से आता रहेगा कि नहीं? पहले एग्जाम ऐसा आता, टेलीविजन का खोज कौन, बल्ब की खोज कर ली, अब सबके हो गए। अब आपने देखा होगा हाल ही के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? कौन सा यंत्र किस में मापा जाता है, कौन सा, वो पहले एक सारणी बनी होती थी उसको रटते रहते थे, अब कोई नहीं पूछता एग्जामों में। अब सीधे एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखे हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब तुमसे क्या कर रहा है, चाहे वन रक्षक के एग्जाम तो क्या एलडीसी की लोगे, या आप रेलवे के एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हो आप, आपसे जो सिलेबस में न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल पढ़ के जाना पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन पढ़े। अब आप दूसरा भी बात है, हर समय के साथ कुछ नया होता है। अरे होता है क्या? अब साइंस भी क्या था, पहले इतने लेवल की साइंस भी नहीं आती थी, आजकल क्वेश्चंस भी बढ़ गए, तो एग्जामिनर चाहता है कि हमेशा तुम्हारी तरह से थोड़ी पूछता रहूंगा, कुछ नया तो करेगा, हर पेपर के साथ सीखेगा वो। तो भाई वन रक्षक में पहले कुछ पूछा, आपकी बार और अच्छा पूछ लिया, और अगली बार और अच्छा पूछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे ऐसा नहीं करेगा 11 12 में चले, नहीं, वो 10 तक का है, लेकिन 10 तक के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है। और 10 तक की लेवल में तो इतनी चीजें हैं कि जिनमें गलती करने की भारी भरकम चीजें कि आप खूब गलती कर जाओ। तुम क्या करो, अभी रीट की एग्जाम लगेगी जिसमें तो साइंस के स्टूडेंट बैठते हैं, उन्हीं पे नहीं होते बहुत बार पेपर, और खूब एमएससी करके बैठे होते। तो ये नहीं होता है दोस्त मेरे, बात होती समझने की, तुम कैसे पढ़ के जा रहे हो, समय के हिसाब से चेंज हो रहे हो। अब क्या करता है आजकल एग्जाम में, पहले इन लाइनों को ऐसे ही पूछता था, एल लंबाई के व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की होगी, L/2, और रट रटा के तैयार रहता था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर लिया, उसने न्यूमेरिकल रूप में पूछा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल देख के छोड़, रहने दो, नहीं होगा, क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है, वही मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअल में ये कोई तुमसे कोई कहे तो ये कोई न्यूमेरिकल है क्या? एक बात समझने वाली बात ही थी ना, अगर 5 मीटर की वस्तु है तो कितने लंबाई का दर्पण ले लेगा? 2.5। अगर 6 की होती तो 3, 8 की होती तो 4। हमको तो ये पता है कि जितनी लंबाई की व्यक्ति वस्तु होती है उससे आधे लंबाई का क्या लेते हैं? दर्पण, जब उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना होता है। रटो मत, फिजिक्स में ऐसे मत लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए L/2 लंबाई के दर्पण की क्या होगी? आवश्यक। हमारा तो पता है जिसकी लंबाई है L है, अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो उसकी लंबाई को क्या कर देंगे? आधा। चलो एक और बात सुनो, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई दर्पण है, समतल दर्पण, अरे है क्या, उसके आगे वस्तु जितनी दूरी पर रखी है, अरे रखी है क्या, ये वस्तु है भाई साहब ऑब्जेक्ट, और ये भाई साहब इसका ये बन गया प्रतिबिंब। अरे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। देखो मैंने डॉट डॉट से बनाया प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। जब कभी भी कोई वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है तो हम सीधी लाइन से नहीं, डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डॉट। चलो तीसरा नियम ये कहता है कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। समझ में आ गया मेरी बात? क्या बोला मैंने? कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, समतल दर्पण के आगे, प्रतिबिंब उतनी दूरी पर, न्यूमेरिकल रूप में दे देगा आपको इस बात को। वो कहेगा आपको एक वस्तु दर्पण के आगे 2 मीटर की दूरी पर रखी है, कितने पर? 2 मीटर, प्रतिबिंब कितने पर बनेगा? आ गई समझ में बात? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? फिर क्वेश्चन पूछा, एक वस्तु, आंसर तुम दोगे मुझे, एक वस्तु दर्पण के आगे 4 मीटर की दूरी पर रखी है, कितने मीटर की? तो बताओ वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी
8 मीटर। कितने मीटर? अब की बार मैंने केवल प्रतिबिंब की दूरी पूछी है क्या? मैंने क्या बोला? वस्तु और प्रतिबिंब। हमको पता है वस्तु 4 मीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब भी कितने पर बनेगा? 4, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या? 8। देखिए सुनते कहां है एग्जाम में? एग्जाम 4 आता है, अभी तो 8 आ रहा है एग्जाम में। सुने एग्जाम जैसे ही आप, पहली बात तो देखो, एक बात सुनो, अभी बोर्ड सामने, मैं सामने, अरे सही बात है क्या? जब एग्जाम में पेपर आता है तो भूल ही जाते कौन सा नियम कहां से आ रहा था। अभी तो कोई दिक्कत थोड़ी, वस्तु जितनी दूरी पर प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है मन ही नहीं मानता, पढ़ने का ही नहीं मानता, पहले तो न्यूमेरिकल, अरे यार तो फिर बेमन से पढ़ते हो, बेमन से पढ़ते हो, बेमन से आंसर देते हो। बहुत बार तो हमको बहुत कुछ आता है, देखो कोई बताने वाला हो, पीछे से एक चपाट दे 2 मिनट में आ जाए। देखो मैं भगवान कसम सही बात बोल ही जाता हूं, ताली नहीं बजानी। तुमसे क्या बोलो, तुमसे इसीलिए सबसे कम किसी बैच में बात करता हूं, तुमसे करता हूं। ठीक है, बहुत बार है ना तुम्हारे मन में तो ये भी हो गया ना, बहुत बार के ये सबसे कम टीचर हंसते होंगे। मैं तुम्हारे दिल से बताता हूं ना, मगर कभी किसी बैच में, कभी मेरे बैच का कभी स्टूडेंट मिलेगा ना, तो कभी उससे कभी कोई भी, जैसे कोई 1-2 है उसको ना, तो कभी पूछोगे ना, तो जिनको आज पता चलेगा तुमको ना कि ये, हाँ ये जरूर वो बोलेगा कि 90%, 99% कोचिंग में क्लास में पढ़ाएंगे वो, लेकिन 1%, लेकिन ये कभी नहीं कह सकता। लेकिन तुमसे क्यों नहीं बात करता? मैं मन ही नहीं करता तुमको। अरे यार उनको हंसाया जाए जिनका पूरा 1-2 घंटे बहुत मन से पढ़ रहे हो, तो थोड़े से डिस्टर्ब होते हो। एक यहाँ तो 1-2 घंटे या 2 घंटे कॉमेडी करने आते हैं, तो तुमसे है ना बात करने मन में क्यों, कि तुमको यही पता नहीं क्या तो कर रहे हैं क्या नहीं, तुम 2 घंटे पूरे मूड में ही रहते हो। अब जिनको पूरे 2 घंटे तक तुम पढ़ने ही में नहीं है इंटरेस्ट, सही। देखो टीचर क्यों बात करता है आपसे, मैं आपको बताता हूं। टीचर 2 मिनट के लिए आपसे बात करता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके टॉपिक में आए, तुम पूरे डिस्कनेक्ट हो। तुम्हारा तो काम, अब तुम्हारे लिए उल्टा ही काम करता हूं मैं, तुमको तो कनेक्ट में लाता हूं 2 घंटे तक। इससे तुम तो पूरे क्लास में, मुझे पता है, इससे आगे पीछे सब डिस्कनेक्ट ही रहते हो। तुमसे बात इसीलिए अब मैं बहुत कम बात करता हूं, क्योंकि मैं सिंपल सा बात, देखो भाई साहब, मुझे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मैं फिक्स में आप बोल लो, कभी भी मैं स्टूडेंट से, मैं बार बार कहता हूं, स्टूडेंट हमारे लिए सब कुछ होता है, मैं बहुत इज्जत से बात करता हूं। आप मुझे कभी भी रोड पे भी कभी पूछते हो तो मेरे लिए स्टूडेंट ऐसा नहीं क्या स्टूडेंट है, नहीं भाई, मैं हमेशा ये मानता हूं, मेरा पर्सनल मैटर ये है कि स्टूडेंट की वजह से हमें, आप लोगों का, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप हमारी बड़ाई करते हो, तो इसलिए हमारी बड़ाई होती है। आप हमको इज्जत देते हो तो हमको लगता है, मैं कभी कोई बोलता है तो मैं हमेशा झुक के ही आपसे बोलता हूं। इसका रीजन होता है भाई आपकी वजह से ही तो हमें, और आपके लिए आपको समझाना, आपको ये थोड़ी करना है क्या तुमको, यार आसाना काम थोड़ी है मेरा, नहीं भाई साहब मेरा। हाँ तब क्या होता है कि जब बहुत अच्छी तरह क्लास चल रही हो तो मैं बहुत, लेकिन तुम्हारा तो मैंने फिर बोला, तुम तो आते ही इसलिए 10-5 तो कि कोई कॉमेडी आ जाए, फूल, ठीक है, बस उसको 4 बार बोलना है इसको फूल को। चलो इधर देखो, मैंने कहा कोई वस्तु, मेरी बात को गौर करके सुनना, कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा उसको क्या दो, आंसर। नियम समझ में आ गया क्या? फिजिक्स में देखो लाइनें रटने, अब तुम क्यों फिजिक्स समझ में नहीं आती, इसीलिए नहीं आती, तुम रट रटा के तैयार रहते हो। अरे रटने से थोड़ी होगा, मैं बात करूं सिंपल सी बात, देखो एक तो ये 2-3 बार होता है ऐसा, टेस्ट किसका होगा, टेस्ट जो लगते हैं इनसे मेरा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। कभी भी किसी टीचर से मत पूछा करो, क्योंकि टीचर को इन चीजों के बारे में यहाँ अलग नियम है, या टेस्ट अलग तरीके से लगते हैं, अपने आप टेस्ट आते हैं या उनका स्वाभाविक प्रोग्राम, हमारा इसमें कोई पता नहीं रहता कब लगेगा कैसा लगे, ठीक है। जिसका पता ही नहीं मैं उसको क्या बताऊं तुमको। तो मैंने कहा कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। एक बार लिखो नीचे, फिर मैं 2-3 बातें बताता हूं। हेडिंग डालो समतल दर्पण। पहला पॉइंट लिखो, समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ऐसे लिखो। हाँ वस्तु के साइज का मैं लिखूं, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। डैश ला के लिखो, कैसा बनेगा, आभासी सीधा पार्श्व में वितक्रम,
आभासी सीधा पार्श्व में व्युत्क्रम। आभासी सीधा वर्चुअल इरेक्ट लेटरल इनवर्स। आभासी सीधा पार्श्व में व्युत्क्रम, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लेटरल इनवर्स पार्श्व में व्युत्क्रम बनेगा, है ना। सबने लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इस बात को। एल लंबाई के व्यक्ति को, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल लंबाई के व्यक्ति को, एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एल बटे 2 लंबाई के, ऐसे लिख देना एल बटे 2, एल बाई 2, एल बटे 2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। एल बटे 2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। एल बटे 2 लंबाई के दर्पण की क्या होगी? आवश्यकता। ठीक है। एक लिख रहा है सर पॉलिश है, तो पॉलिश के पीछे कैसे बनेगा? तो एक और बात बता देता हूं तुमको बैंक का ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, सब बन जाएगा जो। ठीक है। अरे पहले ही बोला था आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आप जब दर्पण में देखते हो तो आपको प्रतिबिंब उसके अंदर ही दिखता है, लेकिन पहले ही मैंने कहा था वास्तविक होता है क्या? आभा। हम महसूस करते हैं कि इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर हम हैं उतनी दूरी पर क्या बन रहा होगा? प्रतिबिंब। तो बनता तो उसके अंदर है थोड़ी कि उसका, देखो नीचे कोई वस्तु, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई वस्तु, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई वस्तु दर्पण के आगे, कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर रखी होती है, जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। लिख लिया भाई साहब? सेम उतार दो ऐसे, इसको ऐसे उतार भी लो। वस्तु, इसको एग्जांपल के रूप में लिख दो, वस्तु 2 मीटर पे तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 2 मीटर। ऐसे उतारो। कंप्लीट है भाई साहब? अभी और भी क्वेश्चंस हैं इस समतल दर्पण के अंदर। अब देखो, एक बार सुनो, एक बात, सीधे बैठो एक बार। मैं फिर बोल रहा हूं फिजिक्स टफ पढ़ती है, लेकिन साथ साथ में याद करते चलो। आज जितना पढ़ा उतना याद करते चलो। आंसर दे दोगे क्या? मुझे बताओ, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण? दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा एक सुर में और एक ढंग से धीरे बोलना है ना। नेक्स्ट पॉइंट ने सुनना, प्रकाश का, मैंने कहा प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत का मतलब तरंग और कण दोनों के रूप में पाया जाता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैंने कहा प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय है, और साथ में अनुप्रस्थ। अरे क्या? फिर मैंने चालू किया परावर्तन। क्या चालू किया? किरण का आना, टकरा के लौट जाना। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों। दूसरा नियम कोण I बराबर कोण। तीसरा मैंने कहा परावर्तन की घटना में वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति में कोई परिवर्तन। किसमें चेंज? अरे होता है क्या?
कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर दे तो वस्तु अवशोषित कर ले तो कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश या उसी वस्तु के रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई अन्य रंग के प्रकाश में, यही बात है क्या? एक मैंने कहा इसके अंदर सबसे पहले चालू किया दर्पण, क्या चालू किया? कितना है? एक समतल और एक गोलीय, गोलीय दो अवतल और पहला चालू किया समतल। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवासी सीधा पार्श्व में विकृत। एल लंबाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख, L/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता, और कोई वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बने। रह जाएगा क्या याद? धन्यवाद दोस्तों।